ध्यान दीजिए, क्लास 9th का हम संख्या पद्धति पढ़ रहे हैं। आज पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2। पहला सवाल क्या कह रहा है, निम्न कथनों में से कौन से सत्य और कौन से असत्य हैं, तर्क सहित उत्तर दो। कुछ कथन दिया है, हमें सत्य असत्य बताना है। इन चीज़ों को करने से पहले कुछ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। हम आपको बताए थे कि कोई भी वास्तविक संख्या हो, कोई भी वास्तविक संख्या हो, वह क्या हो सकती है, या तो परिमेय हो सकती है या तो अपरिमेय हो सकती है। क्योंकि जो वास्तविक संख्या है उसका निर्माण परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं से ही हुआ है। यानी कि जितनी भी परिमेय संख्या है, जितनी भी अपरिमेय संख्या है, सबके सब क्या है, वास्तविक संख्या। ये कह सकते हैं कि वास्तविक संख्या के दो भाग हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। और इस वास्तविक संख्या में सभी संख्याएं आ जाती हैं। इस ब्रह्मांड की सारी संख्याएं इस वास्तविक संख्या में निहित है। तो क्या है, ऐसी कौन सी संख्या है जो वास्तविक संख्या में नहीं है? तो मैंने आपको ये बताया था, कोई भी संख्या जो कड़ी के अंदर अगर माइनस में है, कोई भी संख्या हो अगर कड़ी के अंदर माइनस में है तो वो संख्या वास्तविक नहीं है। ऐसी संख्याओं को काल्पनिक संख्या कहते हैं। ये हम क्लास 11th में चल के कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ऐसी संख्याएं वास्तविक संख्या नहीं होती है। ऐसी संख्याओं को छोड़कर जो कड़ी के अंदर माइनस में न हो, ऐसी संख्याओं को छोड़कर जो कड़ी के अंदर माइनस में हो, बाकी जितनी संख्याएं बच जाती हैं, A to Z जो भी संख्याएं, वो सारी की सारी संख्याएं किसमें आती हैं, वास्तविक संख्या में आती है। और वास्तविक संख्या किन किन संख्याओं से मिलकर बना है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है, जिसे P/Q के रूप में बदला जा सकता है। P और Q दोनों क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अपरिमेय संख्या क्या होती है, जिसे हम P/Q के रूप में नहीं बदल सकते हैं। ऐसी संख्या जिसे अंश बटा हर के रूप में लिखा नहीं जा सकता है, ऐसी संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहते हैं। और जिसे बदला जा सकता है परिमेय संख्या कहते हैं। और ये दोनों मिलकर वास्तविक संख्या बनाते हैं। इसका मतलब कोई संख्या बची ही नहीं, सारी की सारी संख्याएं क्या है, वास्तविक संख्या है, सिवाय ऐसी संख्याओं के, ठीक है। तो हम जानते हैं कि ये वास्तविक संख्याओं के ही दोनों रूप हैं, इसलिए जो भी परिमेय संख्या है वो भी वास्तविक संख्या है, जो भी अपरिमेय संख्या है वो भी क्या है, वास्तविक संख्या है। तो यहाँ पर कह रहा है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। क्या ये जितनी भी अपरिमेय संख्याएं सबके सब वास्तविक है? हाँ है, क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बना है। तो जितनी भी अपरिमेय है सब क्या है, वास्तविक संख्या है। जितनी परिमेय है सब क्या है, वास्तविक संख्या है, ठीक है। तो कहेंगे इसका आंसर क्या होगा, हाँ, यानी कि यह सत्य है। क्यों? क्योंकि सत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्या जो होती है, वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का क्या होता है, समूह होता है। परिमेय और अपरिमेय संख्या का समूह है, ठीक है, ऐसा कह देंगे। इसका रीजन दे देंगे, तर्क कहा है देने के लिए, तर्क हमने दे दिया कि यह सत्य है। सत्य है कि सभी अपरिमेय संख्याएं क्या है, वास्तविक संख्याएं। क्यों? क्योंकि वास्तविक संख्या जो है वह परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का क्या है, समूह है। यहां से आप समझ सकते हैं जो भी अपरिमेय संख्याएं क्या है, वास्तविक संख्या है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है एक संख्या रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु √m के रूप की होती है, जहां यम एक प्राकृतिक संख्या होती है। इसको समझिए, इसे मैं मिटा रहा हूं। संख्या रेखा, बाबू आप जानते होंगे, ये वास्तविक संख्या रेखा होती है और इस संख्या रेखा पर सभी वास्तविक संख्याएं मौजूद होती हैं। A to Z सभी संख्याएं इस संख्या रेखा पे आती है, काल्पनिक संख्याओं को छोड़कर। इन संख्या रेखाओं को कैसे बनाया जाता है, मिडिल में हमारा 0 होता है, यहाँ से 1, यहाँ 2, 3, 4, 5, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इन संख्याओं पे केवल यही संख्या है, इसके अतिरिक्त भी संख्याएं हैं। जैसे कहीं 1.5 भी रहा होगा, 1.1 भी रहा होगा, 1.01 भी रहा होगा, यानी कि दो संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं रही होंगी। लेकिन ये केवल रिप्रेजेंट करने के लिए, हम यहाँ पर केवल पूर्णांकों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, केवल समझने के लिए चीजों को, ठीक है। तो हमने एक संख्या रेखा बना दिया। अब ये कह रहा है इस संख्या रेखा पर ये जो बिंदु स्थित है, ये बिंदु या इसके अतिरिक्त भी और बिंदु है, बहुत सारे अनंत बिंदु है। तो कह रहा है जितनी भी बिंदुएं संख्या रेखा पे होती हैं, जितनी भी बिंदु, अर्थात सभी वास्तविक संख्याओं की वो बात कर रहा है, क्योंकि संख्या रेखा किससे बना है, वास्तविक संख्याओं से बना है, इसीलिए इसका नाम तो वास्तविक संख्या रेखा कहते हैं। संख्या रेखा पे सारे वास्तविक संख्याएं, कोई भी संख्या छूट नहीं गया है।
सारी संख्याएं इस पे मौजूद हैं। तो कह रहा है जितनी भी संख्याएं हैं वह अंडर रूट यम के रूप की होती हैं, जहां यम एक प्राकृतिक संख्या है। इसके कहने का मतलब यह है कि अंडर रूट यम, यम का मतलब क्या है? प्राकृतिक संख्या। यम कह रहा है कि यह प्राकृतिक संख्या है, मतलब किसी प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल निकाला गया होगा और जो आंसर आया होगा वही संख्या इस पे संख्या रेखा पे मौजूद है, बाकी संख्याएं नहीं। वो ऐसा कहना चाहता है, मतलब किसी प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल ही केवल संख्या रेखा पे मौजूद हो सकता है, इसके अतिरिक्त तो कोई संख्या नहीं है। तो आप देख लीजिए प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल, क्या 1 का वर्गमूल कितना होता है? 1, हाँ संख्या रेखा पे मौजूद है। 2 का वर्गमूल 1.4142 होता होगा, ये भी संख्या रेखा पे कहीं मौजूद है। तो हमने प्राकृतिक संख्याओं का वर्गमूल निकाला है। जैसे कड़ी में 3 ले लीजिए, हमने प्राकृतिक संख्या 3 लिया और उसका वर्गमूल निकाला, 1.732 आएगा। ठीक है, तो ये संख्याएं जो प्राकृतिक संख्या का मैं वर्गमूल निकाला हूं, ये संख्याएं संख्या रेखा पर मौजूद है। ये बात समझ में आ रही है। लेकिन मुझे ये बताओ कि इस संख्या रेखा पे जो -1 मौजूद है, उस संख्या रेखा का -1 किस संख्या का वर्गमूल रहा होगा? किस प्राकृतिक संख्या का हम वर्गमूल निकाल दें तो ये संख्या मिल जाएगी हमें। क्या -1 भी किसी प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल रहा होगा? क्या -2 भी किसी प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल रहा होगा? नहीं। ये जितनी भी माइनस वाली संख्याएं हैं, इसके अतिरिक्त कुछ इसमें भी संख्याएं मिलेंगी, डेसिमल वाले नंबर्स, जो प्राकृतिक संख्या के वर्गमूल नहीं है। यानी कि संख्या रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु अंडर रूट यम के रूप का नहीं होता। जैसे मान लीजिए -2 संख्या रेखा पर है, लेकिन -2 किसी प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं है। ये रीजन हम दे सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या कहेंगे? यह असत्य है, असत्य है। क्यों असत्य होने के पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि एक रीजन दे देते हैं इसमें से, क्योंकि -2 क्या है? एक वास्तविक संख्या है, संख्या रेखा पर मौजूद है, ऐसे कह सकते हैं वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या है का क्या मतलब है? कि मतलब संख्या रेखा पे मौजूद है। -2 वास्तविक संख्या है, किंतु किसी प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं है। किसी प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं है, ये हम रीजन दे सकते हैं। या आप कह सकते हैं कोई भी ऋणात्मक संख्या जो संख्या रेखा पर मौजूद है, किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं होता है। बात समझ में आया? इसे मिटा दूं मैं, ठीक। आगे देखिए, कह रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। कह रहा है जितनी भी वास्तविक संख्याएं होती हैं सब के सब अपरिमेय होती हैं, नहीं कुछ परिमेय भी होती हैं। हमने आपको बताया कि जो वास्तविक संख्या है वह किन 2 संख्याओं से मिलकर बनी है? परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय। तो कह रहा है जितनी भी वास्तविक संख्या है सबके सब क्या है? अपरिमेय है। नहीं जी, वास्तविक संख्याएं परिमेय भी है। क्या सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय ही है? नहीं, अपरिमेय भी है। परिमेय संख्या वास्तविक संख्या है, अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या है, लेकिन सभी वास्तविक संख्या परिमेय नहीं है, सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय नहीं है। कुछ परिमेय भी है और कुछ अपरिमेय भी है। तो इसलिए हमारा कथन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। कहेंगे कि ये क्या है? असत्य है। असत्य है क्यों? इसके पीछे का रीजन क्या है? तो कहेंगे कुछ वास्तविक संख्याएं परिमेय भी हो सकती हैं, कुछ वास्तविक संख्या परिमेय भी हो सकती है। जैसे एग्जाम्पल भी आप दे सकते हैं, कौन सी ऐसी वास्तविक संख्या है जो परिमेय हो सकती है? तो आप देखिए कि क्या है? 5 है, 5 एक क्या है? वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, किंतु अपरिमेय नहीं है, मतलब परिमेय है। ये कह रहा था सबके सब अपरिमेय है, नहीं, 5 तो एक वास्तविक संख्या है, किंतु क्या है? किंतु अपरिमेय नहीं है, परिमेय है, अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है का मतलब क्या है? परिमेय है। तो इस चीज को आपने समझा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरा सवाल देखिए, कह रहा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो किसी एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। मतलब ये समझिए, ये कहना चाहता है कोई भी धनात्मक पूर्णांक है। बाबू धनात्मक पूर्णांक क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सारे धनात्मक पूर्णांक हैं। ये कहाँ तक जाएंगे? अनंत तक। ये धनात्मक पूर्णांक मैंने लिख दिया। अब कह रहा है इन धनात्मक पूर्णांकों का जब आप वर्गमूल निकालेंगे,
1 का वर्गमूल, 2 का वर्गमूल, 3 का वर्गमूल, 4 का वर्गमूल, 6 का, 5 का, 6 का। जब आप इन संख्याओं के वर्गमूल निकालेंगे तो क्या इन संख्याओं के वर्गमूल हमेशा और हमेशा अपरिमेय होते हैं? क्या सभी जितनी भी आपने पूर्णांक लिखी है, जितना भी धनात्मक पूर्णांक लिखा गया है, क्या इन सभी पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो देखते हैं 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1। और 1 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। और इसने क्या कहा कि धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल कैसे हैं? अपरिमेय संख्या। हमने तो धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल निकाला, कैसी संख्या मिली? परिमेय संख्या मिला। यानी कि यह कथन क्या है? असत्य है। नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं, परिमेय भी हो सकते हैं। अच्छा, कड़ी में 2 का वर्गमूल जब आप निकालेंगे 1.4142 पता नहीं क्या 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 आएगा, है ना। आगे और सारी संख्याएं आती है, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग संख्याएं मिलेंगी। ये जब 2 का वर्गमूल निकालेंगे तो इस तरह की संख्या मिलेंगी। 1.4 रिपीट नहीं होंगी, लगातार चलती है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर मिलेगा। ठीक है, तो क्या इस तरह की संख्याएं परिमेय होती है? बिल्कुल नहीं। इस तरह की संख्या क्या होती है? अपरिमेय होती है। मैंने आपको कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में बताया है, ठीक है, उसे आपने देखा होगा। क्लास 9th का आप मेरा कॉन्सेप्ट वाली वीडियो देखिए, संख्या पद्धति का पहला वीडियो मेरा देखेंगे तो सारी चीजें समझ में आएंगी बेहतरीन तरीके से। ठीक है, क्या करा? 1 का वर्गमूल 1 है तो जो क्या है? परिमेय है। 2 का वर्गमूल 1.4142 और भी संख्याएं नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग आएंगी तो वह क्या हो गई? अपरिमेय संख्या हो गई। कड़ी में 3 का वर्गमूल कितना है? 1.732 और भी आगे की संख्याएं आती रहती हैं, ये भी क्या हो गई? अपरिमेय संख्या हो गई। ठीक है, और कड़ी में 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2, ये क्या हो गई? परिमेय हो गई। तो हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि जब भी मैं धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल निकाल रहा हूं तो कुछ परिमेय संख्याएं मिल रही है और कुछ अपरिमेय संख्या है। जैसे ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है। इसी तरह 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो उसका भी क्या मिलेगा? एक परिमेय संख्या। 9 का वर्गमूल 3 होता है। 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4 होता है। 25 का वर्गमूल 5, ये सब। तो जो परफेक्ट स्क्वायर रूट वाली संख्याएं हैं वो तो परिमेय होंगी, और जो परफेक्ट स्क्वायर रूट वाली नहीं है, जैसे कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 5, कड़ी में 6, ये परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, इनका मान डेसिमल में आएगा। तो ये संख्याएं कैसी होती हैं? अपरिमेय संख्या होती है। और ये कह रहा है कि नहीं, सारी संख्याएं ही अपरिमेय होती हैं। हमने कहा नहीं, जो परफेक्ट स्क्वायर रूट है वो तो परिमेय नहीं, अपरिमेय नहीं होती, वो तो परिमेय होती है। समझ में आ रहा है? तो हम क्या कहेंगे? तो हम लिखेंगे कि आंसर में कि नहीं, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि कहेंगे क्योंकि 4 एक धनात्मक पूर्णांक है ना, और इसका वर्गमूल 4 का वर्गमूल कितना होता है? 4 का वर्गमूल 2, जो कि एक परिमेय संख्या है। हमने एक एग्जाम्पल देके समझा दिया। उसने कहा कि एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए, तो हमने 4 का वर्गमूल कितना निकाला? 2। और 2 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। 2 अगर परिमेय संख्या है तो इसकी बात गलत हो गई, क्योंकि ये कहा था कि जितनी भी धनात्मक पूर्णांक है उसका वर्गमूल क्या होते हैं? अपरिमेय होते हैं। नहीं, परिमेय भी होता है। आप 16 का वर्गमूल निकालेंगे 4, वो भी परिमेय होगा। जितनी भी परफेक्ट स्क्वायर रूट है वो सब क्या होते हैं? परिमेय होते हैं। और जो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है वो क्या होते हैं? अपरिमेय होते हैं। तो इसका हमारा आंसर हो गया। तीसरा सवाल देखिए, मैं मिटा दूं। तू जो कह दे तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं, उन हवाओं को उन घटाओं को मोड़ लाऊंगा मैं, दुनिया से तुझे चुरा लूं। ध्यान दीजिए, तीसरा सवाल इंपॉर्टेंट सवाल है, इंटरेस्टिंग सवाल है, मजा आएगा लगाने में। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पे कड़ी में 5 को कैसे निरूपित करेंगे। ठीक है, सवाल पे हम आएंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जान लें। अच्छा, कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, और हम जानते हैं संख्या रेखा पे परिमेय संख्या भी मौजूद होती है और अपरिमेय संख्या भी मौजूद होती है। कोई भी संख्या रेखा हो बाबू, 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है, अनंत तक, -1, -2, -3, इधर भी -इनफाइनाइट तक। अब आप सोचिए, ये जो संख्याएं लिखी हैं, क्या सिर्फ यही संख्या रेखा पे मौजूद है? नहीं, इसके अतिरिक्त भी
अनंत संख्याएं हैं जो इन संख्या रेखा पे मौजूद है। 0 और 1 के बीच में अनंत संख्याएं हैं, 1 और 2 के बीच में अनंत संख्याएं हैं जो संख्या रेखा पे क्या है मौजूद है। यानी कि प्रत्येक दो संख्याओं के बीच में अनंत संख्याएं मौजूद है। ठीक है, दो संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। अब देखिए उसी में से एक है क्या, कड़ी में 5। अब हम कड़ी में 5 को इस संख्या रेखा पर लाना चाहते हैं, निरूपित करना चाहते हैं। कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या भी कहीं ना कहीं मौजूद होगी, 2 से कुछ ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसे हम कैसे निरूपित करेंगे संख्या रेखा पे, इसे समझना है। पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। आपने पाइथागोरस प्रमेय का नाम सुना होगा, नहीं सुने हैं तो जान लीजिए। अगर कोई समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री। मान लेते हैं त्रिभुज क्या है, ABC। ठीक, इस समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय ये कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कि बड़ी भुजा 90 अंश के सामने वाली भुजा जो होती है बाबू, जो तिरछी पड़ी होती है, उसे कर्ण कहते हैं और यह सबसे बड़ी भुजा होती है। तो कह रहा है जो सबसे बड़ी भुजा का जब आप वर्ग करेंगे माफ कीजिएगा, सबसे बड़ी भुजा का जब आप वर्ग करेंगे तो दो छोटी भुजाएं आपका बच जाएंगी। तो आप दोनों छोटी भुजाओं का भी वर्ग करके अगर जोड़ देंगे तो इन दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर अकेले बड़ी वाली भुजा का वर्ग होता है। यानी कि किसी समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये पाइथागोरस प्रमेय कहता है। आप कुछ वक्त के लिए इस भुजा को 2 इकाई मान लें और इस भुजा को 1 इकाई मान लें। आप इसे भी 2 इकाई, इसे भी 1 इकाई मान सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक, ये बात समझ में आ रहा है। अब हम उठा के वैल्यू रखते हैं AB की वैल्यू कितनी है, 1, तो 1 का वर्ग प्लस BC की वैल्यू कितना है, 2, तो 2 का वर्ग। 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 2 दूना 4, 4 1 मिलके कितना हो गया, 5। यह AC का वर्ग मिल गया। AC का वर्ग अगर 5 है तो AC बराबर कितना होगा, तो ये स्क्वायर जब इधर पक्षांतर करेंगे तो रूट बन जाएगा, √5 हो गया। यानी कि AC की वैल्यू कितना मिल गई, यानी कि यह जो AC की लंबाई है कड़ी में 5 इकाई है, हमने पा लिया इस कड़ी में 5 को। लेकिन यह AC संख्या रेखा पे मौजूद नहीं है, हमें इस संख्या रेखा पर इस AC की लंबाई को लेके जाना है। ठीक है, तो आपने कॉन्सेप्ट को समझा। अगर एक भुजा 2 हो, एक हो, तो तीसरा क्या होगा, जो बड़ी भुजा होगी √5 होगी। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है। तो अब हम आते हैं संख्या रेखा पर, इसे कैसे निरूपित करेंगे। ठीक है, मिटा रहा हूं। अब देखिए एक संख्या रेखा है, आप सबसे पहले क्या करेंगे, इस संख्या रेखा पर आप 2 यूनिट की दूरी लेंगे, 1 2, कितने यूनिट हुए, 2 यूनिट। इस ओरिजिन बिंदु ये क्या होता है, 0 होता है, आप जानते हैं। इसे आप कोई नाम दे लेंगे, मान लीजिए ये नाम दे देते हैं A। ठीक है, और आप 2 यूनिट की दूरी, 1 यूनिट 2 यूनिट, ये जो बिंदु है इसे हम कोई नाम दे देते हैं बिंदु B। ठीक है, तो हमने कितने का दूरी लिया, 2 यूनिट की दूरी लिया, 2 यूनिट का। बात समझ में आ रहा है। अब क्या करेंगे, इस बिंदु B पे आप समकोण की रचना करेंगे, बिंदु B पे लंब डाल देंगे, लंब डाल दिए, ये बिल्कुल 90 अंश पे होगा। ठीक है, अब आप 1 यूनिट की दूरी पे एक चाप लगा देंगे, प्रकार में 1 यूनिट की दूरी लेंगे और 1 यूनिट की दूरी पे चाप काट देंगे, और इस बिंदु का जिस बिंदु पे ये कटेगा उसका भी कोई नाम दे देंगे। मान लेते हैं हमने क्या दे दिया, C दे दिया। ये बात समझ में आ रहा है। सबसे पहले क्या किया, संख्या रेखा पे कितने यूनिट की दूरी लिया, 2 यूनिट की दूरी लिया। उसके बाद से क्या किया, यहाँ पे एक समकोण की रचना किया या लंब डाल दिया, और इस लांबिक रेखा पर 1 यूनिट की दूरी लेकर प्रकार से चाप काटा। अब हमें यह 1 यूनिट मिल गया, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 यूनिट, और ये कितना है, वो भी 2 यूनिट है। ठीक है, अब क्या करेंगे, A से C को मिला देंगे। अब आप देखेंगे कि यह समकोण त्रिभुज बन गया, जो इसके पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर एक समकोण त्रिभुज में यह 2 यूनिट है या 1 यूनिट है तो यह AC की लंबाई कितनी रही होगी, √5 होगा। ऐसा क्यों होगा, हमने सिद्ध करके आपको दिखाया है, पाइथागोरस प्रमेय लागू होता है। ठीक है, अब इस कड़ी में 5 को अब भी यह कहाँ नहीं है, वास्तविक संख्या रेखा पे मौजूद नहीं है। इस AC को हमें वास्तविक संख्या रेखा पर लाना है, तो हम कैसे लाएंगे माफ कीजिएगा, इस वास्तविक संख्या रेखा पर कैसे लाएंगे AC को। तो AC को लाने के लिए हम क्या करेंगे, AC त्रिज्या की दूरी लेंगे प्रकार में, और यहाँ से AC त्रिज्या की दूरी लेकर एक चाप काटेंगे, और यह चाप
संख्या रेखा को किसी बिंदु पे काटेगा, इस बिंदु का कोई नाम दे देंगे, मान लेते हैं सी डैश, क्योंकि यही ए सी आ रहा है तो हम इसको सी डैश दे देते हैं। अब देखिए ए से लेकर और सी डैश तक का जो डिस्टेंस होगा, ए से लेकर सी डैश तक का, ये होगा √5। हम कहाँ पा लिए, ये है ना, यह क्या होगा, इस बिंदु का नाम होगा √5, यानी कि 0 से लेके ये जो डिस्टेंस होगी हमारी कितना होगा, √5 होगा। ठीक है, √5। ये कह रहा था ना संख्या रेखा पर √5 को कैसे निरूपित किया जाएगा, तो हम वो पॉइंट पा लिए, यही √5 है। बात समझ में आया? आप इसे कॉपी पे प्रकार की सहायता से सुंदर सुंदर साफ साफ बनाएंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आप इस चीज को समझ रहे हैं, एसी डिस्टेंस लेना है और एसी से ऐसे काटते हुए चले जाना है ये संख्या रेखा पर, क्योंकि एसी डिस्टेंस ही हम जहां जहां प्रकार घुमाएंगे हमारा एसी डिस्टेंस ही, क्योंकि त्रिज्या तो हमेशा, एक वृत्त की त्रिज्या तो हमेशा सेम होती है। बोलो, ये घुमा रहे हैं, वृत्त ही तो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये जो एसी होगा, ए से लेके सी तक, यही ये बिंदु मिलेगा एसी डैश, ये चाप यहाँ काटेंगे और ये पूरी जो हमारी दूरी होगी ए से लेके सी तक, वह √5 होगा। ठीक है, तो हमें संख्या रेखा पे मिल गया कि √5 कहाँ। प्रश्नावली 1.2 पूरी तरह से खत्म हुआ। 3 ही सवाल दिया था, चौथा है क्रियाकलाप है, वो घर पे कोशिश करेंगे अपना बनाने के लिए। ठीक है, हम जस्ट कुछ समय बाद 1.3 लेके आपके सामने उपस्थित होंगे। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।